मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। आज स्टूडेंट हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स का जो फर्स्ट लेसन है उसके अंतर्गत इसके बहुत सारे वीडियो 5 पार्ट जो है का वीडियो मैं आपको बनाकर दे चुका हूं। और इसका अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इस टाइप का था, कोई ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव बनाया गया था और यहाँ पर कुछ दूरी पर कोई पॉइंट रखा गया था। तो ये तो हो गई इसकी अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसका वीडियो हम आपको बनाकर दे चुके हैं, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। ये मान लेते हैं कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये आप देख रहे हो कि AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB वैद्युत द्विध्रुव क्यों है? क्योंकि इसमें दो बराबर आवेश दिए गए हैं। एक प्लस q कूलाम का आवेश है, एक माइनस q कूलाम का आवेश है, और इनके बीच की जो अल्पतम दूरी है वो 2a है, इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो सपोज कर लेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2a है। वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में है कोई बिंदु P है। यहीं पर हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इस जगह पर, इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया है कि मान लिया AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की अल्पतम दूरी 2a है। यहाँ पर ये अल्पतम दूरी 2a दिया गया है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देख लीजिए, इसमें दो आवेश दिए गए हैं। तो पहले हम निकालेंगे प्लस q कूलाम आवेश के कारण। यहाँ पर ये आवेश दिया गया है, निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्लस q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 q/r² होता है। तो इसके कारण निकाले हो आप, इसके कारण, तो इसके कारण निकाले तो ये वाली दूरी ली जाएगी, ये BP का स्क्वायर यानी r²। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी B से P की ओर। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा जो प्लस वाला कोई पृष्ठ होता है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर कोई धनात्मक पृष्ठ है तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन B से P की ओर होगी। यहाँ पर दिखाया गया इसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी? BP दिशा में। तो प्लस q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 q/BP² हो गया। इसी प्रकार से माइनस q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगा? यहाँ से प्लस q कूलाम आवेश के कारण निकाले, अब माइनस q कूलाम आवेश के कारण निकालोगे तो ये भी होगा E2 बराबर 1/4πε0 q/PA का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अभी इसकी डायरेक्शन क्या देख रहे थे? वैद्युत क्षेत्र की B से P की ओर थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन A से P की ओर नहीं होगी बल्कि P से A की ओर होगी। क्यों होगी? अगर कोई भी ऋणात्मक पृष्ठ है, मान लीजिए ये कोई ऋणात्मक पृष्ठ है, तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा
पृष्ठ के अंदर की ओर आएंगी। ये देखिए, ये पृष्ठ है आपका, ये विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर आएंगी? अंदर की ओर आएंगी। इसलिए इसकी डायरेक्शन ए से पी नहीं होगी, बल्कि पी से ए की तरफ होगी। अब ये हो गया आपका। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि E1 और E2 के दोनों तो मान बराबर आ रहे हैं, मान तो इक्वल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। जब इसकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं तो इसलिए इसको हम दो घटकों में वियोजित कर देंगे। एक तो होता है लंबवत घटक, जिसको हम E1 sin थीटा व E2 sin थीटा कहेंगे, और दूसरा होता है समांतर घटक, होता है E1 cos थीटा व E2 cos थीटा। यहाँ पर इसी फिगर को दिखाया गया है, देख लीजिए। ये आपका ऊपर वाला ये लंबवत घटक हो गया और ये वाला पोर्शन आपका समांतर घटक हो गया। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो लंबवत घटक है, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये जो लंबवत घटक है, इसके मान तो यानी E1 और E2 का मान तो बराबर है, लेकिन दिशाएं भिन्न हैं, इसलिए ये एक दूसरे को आपस में निरस्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पर E1 cos थीटा व E2 cos थीटा की डायरेक्शन एक दिशा में है। जब डायरेक्शन एक दिशा में है तो इसलिए इनकी जो क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो जुड़ जाएंगे आपस में। इसलिए यहाँ पर क्या दिखाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया। तो आगे बढ़ा लेते हैं प्रश्न को। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। लंबवत घटक, ये वाला जो है, इस घटक को लंबवत घटक, इस घटक को समांतर घटक कहेंगे। E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, और यहाँ पर E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, ये दोनों तो आपस में कटेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज है, अलग है, विपरीत दिशा में है। लेकिन E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसलिए इनको हम जोड़ लेंगे। आगे देख लीजिए, इसका मान हम निकाल रहे हैं। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा वाले वैल्यू को हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट, आपने देखा कि E1 sin थीटा व E2 sin थीटा की डायरेक्शन विपरीत थी, इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा व E2 cos थीटा आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने निकाला था इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो इक्वल टू हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या निकाले थे? E1 की वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और है आपका Q, यहाँ से हो जाएगा BP का होल स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनटू हो जाएगा आपका Q/PA का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो cos थीटा देख रहे हो, ये cos थीटा, दोनों में cos थीटा हम कॉमन कर लेते हैं। ये देखिए, ब्रैकेट लगा दिया और cos थीटा को बाहर कर देते हैं। इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटा, ये आपका BP स्क्वायर लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू हमको चाहिए, BP स्क्वायर। तो देख लिया जाए, यहाँ से ये आपका संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। तो ये तो हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आपका लंब, और ये आपका हो जाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो लंब कितना था यहाँ? r का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/, इसी तरीके से PA की वैल्यू अगर निकालोगे, PA ये भी कर्ण इधर है और ये भी कर्ण है, तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी आप √r² प्लस a² और यहाँ से इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर है और ये आपका कॉस थीटा है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 k और ये हो जाएगा Q। ये स्क्वायर देख रहे हो, ये स्क्वायर इस अंडर रूट को काट देगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा r² प्लस a² और यहाँ पर भी वही आएगा 1/4πε0 k और Q/r² प्लस a² हो जाएगा। ये वाला स्क्वायर भी इस अंडर रूट को काट देगा और ब्रैकेट के बाहर हो गया आपका cos थीटा। अब आप देख लीजिए, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, दोनों पोर्शन सेम दिख रहे हैं। जो चीज़ यहाँ दिख रही है वही चीज़ यहाँ दिख रही है। अगर इसको एक पोर्शन मान लिया जाए, अगला भी एक पोर्शन मान लिया जाए, या माइंड में सपोज कर लिया जाए कि ये x है और ये भी x है, ये पूरा चूंकि सेम है इसलिए ये x है तो ये भी x होगा। जब सेम है तो x होगा। x प्लस x को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2x और x की वैल्यू क्या आ रही है 1/4πε0 k और Q/r² प्लस a² इंटू ये cos थीटा लिखा हुआ है। अब यहाँ से चित्र से आप cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए। देख लीजिए, यहाँ पर cos थीटा दिया गया है, लेकिन फिगर में देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा। ये यहाँ पर थीटा दिया गया है आपका, तो यहाँ से अगर हम निकालें, चूंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो आपका a हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा √r² प्लस a² हो जाएगा। तो जहाँ पर cos थीटा दिख रहा है, cos थीटा की जगह पर क्या वैल्यू आ जाएगी a/√r² प्लस a² आ जाएगा। तो E इक्वल टू यहाँ से कॉमन कर लीजिए, बाहर कर लीजिए 1/4πε0 k और ऊपर बच रहा है 2q इंटू a और नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पर एक पावर तो माना जाता है और r² प्लस a² का पावर 1/2, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हल किया जाए, इधर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है r² प्लस a² का पावर 1 और इस अंडर रूट को क्या लिख सकते हो r² प्लस a² का पावर 1/2। तो चूंकि ये सजातीय घात है, ये सजातीय चीज़ है, इसलिए इनकी घातों को हम जोड़ लेंगे। तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो आ जाएगा r² प्लस a², 2 1 कम 2 1 3/2। तो ये वाला पोर्शन जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा r² प्लस a² का पावर 3/2। देख लीजिए आगे, E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू Q हो गया और यहाँ पर लिख सकते हो 2a और नीचे आपका आ गया r² a² का पावर 3/2। पहले ही आप कंसीडर कर चुके हो कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसके बीच की जो दूरी होती है बहुत न्यूनतम होती है, नगण्य के बराबर होती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो जो a होगा, a की जो वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी, a की वैल्यू बहुत छोटी होगी, किसकी तुलना में, r की तुलना में, इसलिए a वाला जो मान होगा वो नगण्य हो जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पहले ही मैंने आपको बताया था। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 k और ये भी एक सूत्र होता है, Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। ये तो P हो जाएगा और ये आपका हो गया r²। इसको आपने कहा है कि ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्टेबल होगा, नगण्य होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा इसका मान, ये यहाँ पर मान लीजिए अमान्य हो जाएगा। तो बचा क्या इसका पावर
इसका पावर बचा 3/2, 3/2। और यहाँ पर ये तो आपको पता ही है फार्मूला किसके इक्वल होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2। ये फार्मूला होता है किसका है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का है। तो यहाँ से E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ऊपर से बच गया P, और इसका 2 से 2 पावर कट जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा RQ। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P/RQ। यहीं पर अगर अक्षीय स्थिति में आता तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पर 2P होता है, अक्षीय स्थिति में 2P होता है और निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं होता है। तो इस पार्ट से रिलेटेड और बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको अभी देते रहेंगे, और जो वीडियो हम बनाएंगे अभी आपको इस पार्ट से जो न्यूमेरिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है NCERT बुक से, उन न्यूमेरिकल को हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।